हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 7 मेटलर्जी में, जहां हम आज क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिरी तक देखें। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। देखिए, हमने वी हैव सीन हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर अप्लाइड टू पायरोमेटलर्जी। देखिए, हमने अभी स्टार्टिंग जैसे इससे पहले की दो लेक्चर्स में हमने पायरोमेटलर्जी के थ्रू हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल होते हुए देखे। देखिए, सिमिलर प्रिंसिपल आर इफेक्टिव इन रिडक्शन ऑफ मेटल आयंस इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। यानी वैसे ही प्रिंसिपल इफेक्टिव होते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल इन आयनिक सॉल्यूशन या मोल्टन सॉल्यूशन। इन द रिडक्शन ऑफ मोल्टन मेटल सोल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन। यानी मोल्टन मेटल सोल्ट के रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और सच ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल को हम एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं। वो इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग देखिए जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा उसका उतना ज़्यादा लार्ज वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। यानी जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उतना नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वहीं जितना कम रिएक्टिव मेटल उतना ही कम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा मेटल का। एंड जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा, और जो मोल रिएक्टिव मेटल होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा। ज़्यादा रिएक्टिव मोर रिएक्टिव जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा। अब जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो सॉल्यूशन के बाहर आ जाएगा, और जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला मेटल है वो ऊपर वाले मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे कॉपर प्लस टू आयरन से नीचे होता है, तो कॉपर प्लस टू खुद रिड्यूस हो जाएगा और आयरन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वहीं अब हम स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में क्या होता है कि प्यूरिफाइड Al2O3 को मिक्स किया जाता है Na3Lf6 और CaF2, जिसको क्रायोलाइट कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है L2O3 का वो कम होता जाता है। हम जानते हैं कि L2O3 का जनरली में जो ऑक्सीडेशन, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बट जब क्रायोलाइट मिलाया जाता है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर हो जाता है, और उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, एक स्टील वेसल इसमें क्या होता है कि एक स्टील वेसल को लिया जाता है जिसकी लाइनिंग में कार्बन होता है। वो कार्बन कैथोड के जैसे काम करता है, वो ग्रेफाइट एनोड की तरह काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्शन होता है वो L2O3 का कार्बन से होता है, जिसमें एल्यूमिनियम बाहर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो निकल जाता है निकल सॉल्यूशन से। अब इसमें क्या होता है कि जो L2O3 होता है वो रिड्यूस हो जाता है कार्बन के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम बन जाता है। वहीं जो कार्बन होता है जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है। वैसे ही अब एक और जो कॉपर की मेटलर्जी की बात कर लीजिए, तो कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स को भी ऑब्टेन किया जाता है थ्रू दिस मेथड की कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। यानी हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू लो ग्रेड ओर्स में से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज़ लीज्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। उसके बाद जो सॉल्यूशन होता है जिसमें कॉपर +2 होता है उसको स्क्रैप आयरन या हाइड्रोजन से ट्रीट किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में दे रखा है, कॉपर को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया गया तो कॉपर रिड्यूस हो गया, अलग हो गया, और जो हाइड्रोजन है वो आयन बन गया। अब यहीं पे एग्जाम्पल होता है 6.4। एट ए साइड लो ग्रेड कॉपर आर अवेलेबल एंड जिंक एंड आयरन स्क्रैप आर ऑल्सो अवेलेबल। विच ऑफ द टू स्क्रैप विल बी मोर सुटेबल फॉर रिड्यूसिंग द लीस्ट कॉपर और वाई। देखिए, जो जिंक होता है वो आयरन से ऊपर होता है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो रिडक्शन होगा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू आयरन। जिंक में ज़्यादा फास्टर रिडक्शन होगा, बट जो जिंक होता है वो कॉस्टली पड़ता है थोड़ा आयरन के कंपैरिजन में, इसलिए जो आयरन होता है वो ज़्यादा प्रिफरेबल होता है स्क्रैप्स में। अब यही अगला टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए, एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन। देखिए, बहुत सारे एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन का, जिसमें एक है कि जो बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन एक्सट्रैक्शन होता है क्लोरीन का ब्राइन सॉल्यूशन में से।
जो कि क्लोरीन इज अबंडेंट इन सी वाटर एज कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट में सी वाटर प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि क्लोरीन NaCl है, ये मान लीजिए Cl नेगेटिव एक्चुअली NaCl है, इसमें वाटर से रिएक्शन करवाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, वो हाइड्रोजन अलग निकल गया, क्लोरीन अलग गया। इसकी जो डेल्टा जी होती है वो पॉजिटिव होती है। इसके कारण इसमें क्या होता है कि नेचुरली इसमें है ना EMF होता है जो कि 2.2 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए रहता है। देन यहाँ पे क्या होता है कि जो Cl2 है वो ऑप्टेन होता है, जिससे और इसके साथ इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ये ऑप्टेन किया जाता है और इससे हाइड्रोजन और एक्वस NaOH एज ए बाई प्रोडक्ट ऑप्टेन होते हैं। वहीं हमने पहले पढ़ा था कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और सिल्वर होता है उसमें क्या होता है कि लीचिंग होती है, जिससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है साइनाइड के थ्रू। साइनाइड उसमें लिगेंड का काम करता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर है तो उनको क्या होता है जिंक से रिएक्शन करवाया जाता है उनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और ये जो मेटल होते हैं उनको सेपरेट रिकवर किया जाता है बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। यहाँ पे यही होता है कि जो गोल्ड होता है वो जिंक से नीचे आता है और इसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। आगे रिफाइनिंग की बात करते हैं। देखिए जो मेटल होते हैं इसमें क्या होता है, जो मेटल ऑफ हाई प्योरिटी ऑब्टेन किए जाते हैं, यानी जिन मेटल्स की प्योरिटी हाई चाहिए रहती है तो उनकी रिफाइनिंग कर। यहाँ से अब हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जो भी मेटल होंगे बहुत प्योर हाई प्योरिटी वाले होंगे, तो इनके जो मेथड होते हैं, जैसे पहला मेथड होता है डिस्टिलेशन, दूसरा है लिक्वेशन, तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, चौथा जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो इसमें सबसे पहले डिस्टिलेशन की बात कर लेते हैं। तो डिस्टिलेशन होता है, यूज़ होता है लो बॉइलिंग मेटल्स में लाइक जिंक और मर्क्यूरी में। इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल है उसको इवोपरेट कर दिया जाता है और यहाँ से प्योर मेटल थ्रू डिस्टिलेशन ऑब्टेन किया जाता है। वहीं लिक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो लिक्वेशन में क्या होता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक टिन, इनको क्या होता है कि एक स्लोपिंग मेथड पे क्या होता है फ्लो करवाया दिया जाता है, यानी इनकी मेल्टिंग करवा दी जाती है। जो इम्प्योरिटी होती है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेटल से ज़्यादा हो जाता है इसलिए क्या होता है जब हीट किया जाता है तो इम्प्योरिटीज से जो मेटल होता है वो फ्लो होकर बाहर आ जाता है, सेपरेट हो जाता है और प्योर मेटल को ऑब्टेन कर लिया जाता है। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, मतलब यहाँ कैथोड एनोड का काम आ गया। अब जब यहाँ पे क्या होता है कि जो एनोड होता है वो इम्प्योर मेटल होता है और जो प्योर मेटल होता है वो उसकी स्ट्रिप कैथोड पे लगी रहती है। इसमें क्या होता है कि सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है जिसमें सोल्यूबल सोल्ट होता है ऑफ सेम मेटल, उसी सेम मेटल का, जिस मेटल का हम कैथोड या एनोड बना रहे हैं उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है। जिसमें क्या होता है कि जो मोर बेसिक मेटल होता है वो सॉल्यूशन में रहता है और लेस बेसिक वन गो टू द एनोड मड। यानी इसमें क्या होता है कि एनोड मड, इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो एनोड मड फॉर्मेशन होता है, तो जो ज़्यादा लेस बेसिक वन वाला, जो ज़्यादा कम बेसिक मेटल होता है वो एनोड मड में चला जाता है। अब इसमें क्या होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिएक्शन। अब ये क्या होता है कि सबसे पहला जो मेथड यूज़ होता है जैसे कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में यूज़ होता है। जैसे इसमें क्या, तो एनोड वो इम्प्योर कॉपर के बने रहते हैं, वहीं प्योर कॉपर जो प्योर कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं वो कैथोड पे लगे थे। अब इसमें क्या, तो एसिडिफाइड कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, तो इसमें एनोड पे क्या होता है कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है, वहीं कैथोड पे जो कॉपर होता है रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें क्या होता है जो इम्प्यूरिटीज़ होता है ब्लिस्टर कॉपर में वो डिपॉजिट हो जाती है एनोड मड में, जिनमें एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं। अब इन मेटल को कभी रिकवर किया जाता है तो कर लिया जाता है। अब जब रिकवर किया जाता है तो इन मेटल के थ्रू जो रिफाइनिंग की कॉस्ट होती है उसको ऑप्टेन कर लिया जाता है। अब अगला टॉपिक आता है रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग। अब जोन रिफाइनिंग में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ है आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल काम करता है कि जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है देन इन द सॉलिड स्टेट। यानी उनकी जो भी हम कहते हैं जो उनकी मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो उनकी इम्प्योरिटीज़ होती है, सोल्यूबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो जो उनकी लिक्विड स्टेट है उसमें ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या होता है कि एक मोबाइल हीटर यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मोबाइल हीटर क्या होता है कि जब एक मेटल रोड होती है उसको उसके बीच में रखा जाता है तो क्या होता है मेटल जो मोबाइल हीटर है वो मूव करता है, मूव करने के साथ साथ वो हीट करता जाता है और जो इम्प्यूरिटी वो मेल्ट डाउन होती जाती है। और साथ के साथ साथ जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ेगा उसकी इम्प्यूरिटीज़ भी साइड में जो जो इम्प्यूरिटीज़ है वो भी मूव करती जाती है। उसके साथ क्या होता है कि जो प्योर मेटल है वो अलग हो जाता है और जो इम्प्यूरिटीज़ है वो अलग हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो एक एंड पे कंसंट्रेट हो जाती हैं। अब जब एंड को क्या, और उस एंड को क्या होता है काट के निकाल दिया जाता है।
ये मेथड बहुत यूज़फुल है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। इसमें लाइक जर्मन, सिलिकन, बोरोन, गैलियम, इंडियम, इनको ऑप्टेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड माना गया है। अब यहाँ पे से बात आ जाती है अगला टॉपिक जो है वेपर फेज रिफाइनिंग। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें क्या होता है कि जो मेटल होता है उसको पहले एक वोलेटाइल कंपाउंड में इसे कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको कलेक्ट करके डिकम्पोज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस है जिनकी बात हम कर लेते हैं कि जो मेटल होता है वो वोलेटाइल कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए, और जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो इजीली डिकम्पोज हो सके, ये भी एक कंडीशन प्री रिक्विजिट होती है। अब इसमें सबसे पहली टेक्निक आती है मोन प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग निकल। अब इसमें क्या होता है, निकल को क्या पहले हीट किया जाता है और एक कार्बन मोनोक्साइड की स्ट्रीम से पास किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स निकल टेट्राकार्बोनिल ये बनता है, जिससे क्या होता है, इसको क्या होता है कि जब हायर टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर दिया जाता है, जिससे कि प्योर मेटल बनाया जाता है। अब जैसे रिएक्शन में दे रखा है कि 330 से 350 केल्विन पे क्या होता है, कार्बोनिल जो कार्बन मोनोक्साइड से ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पे निकल टेट्राकार्बोनिल बनता है, जिसको 450 से 470 केल्विन पे हीट करने पे प्योर मेटल अलग निकल जाता है। अब अगला मेथड आता है वे नर्कल मेथड ऑफ रिफाइनिंग जिरकोनियम और टाइटेनियम। तो जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिफाइनिंग के लिए ये मेथड यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि क्रूड मेटल यानी कच्चा मेटल जो भी ऑप्टेन होता है उसको हीट किया जाता है एक इवेक्यूएटेड वेसल में, एक बंद वेसल में आयोडीन के साथ। अब इसमें क्या होता है कि जो मेटल आयोडीन जो फॉर्म होता है वो कोवेलेंट होता है और वोलेटाइल होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे ZrI4 बनता है। तो ये जो मेटल आयोडाइड होता है इसको लगभग 1800 केल्विन पे हीट करके डिकम्पोज कर दिया जाता है और यहाँ से जर्कोनियम एक प्योर मेटल ऑब्टेन किया जाता है। अब अगला टॉपिक आता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इसको तो हमने बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जैसे कोलम क्रोमेटोग्राफी की बात कर ली गई हमने। कोलम क्रोमेटोग्राफी आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन के जो कलर आते हैं, वो जो कलर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कोलम क्रोमेटोग्राफी से यूज़ होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी यूज़ होता है कि जो जो एलिमेंट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में यूज़ होते हैं और जो उनकी इम्प्यूरिटीज़ होती है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है मेटल से। ऐसे मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है कोलम क्रोमेटोग्राफी। देखिए यहाँ पे अलग तरीके से बता रहा है, जो मैंने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी बताया जाए है, वो क्या होता है ना, बायोलॉजी के एस्पेक्ट से मैंने बताया बस आपको रिकॉल करवाने के लिए कि आपको वो समझ में आए, जबकि उसका इससे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वो अलग टॉपिक है और ये अलग टॉपिक है। अब बात आ जाती है यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। अब इनके यूज़ देख लेते हैं। जैसे जो कॉपर होता है, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कॉमन होता है, जैसे वायर में यूज़ होता है। सेवरल अलॉयज जैसे ब्रास में प्रेजेंट होता है जिंक के साथ, ब्रोंज में होता है टिन के साथ, और कोइनेज अलॉय जैसे में प्रेजेंट होता है निकल के साथ। अब जो जिंक होता है गैल्वेनाइजिंग आयरन के लिए यूज़ होता है, आयरन की गैल्वेनाइजेशन। जैसे जो भी सेक्रीफिशियल ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक होता है, जैसे क्या होता है कि आयरन की रस्टिंग को बचाने के लिए यूज़ होता है कि यहाँ पे जिंक को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है आयरन की जगह, और आयरन की रस्टिंग बचा होने से बच जाती है। अब जैसे ब्रास होता है जिसमें कॉपर 60%, जिंक 40% होता है, जर्मन सिल्वर जिसमें कॉपर 25% होता है और जिंक 25 से 30% होता है, वहीं निकल 40 से 50% होता है। अब जिंक डस्ट यूज़ होती है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स एंड पेंट्स। अब यहाँ पे एक आयरन का टाइप होता है कास्ट आयरन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, एंड इट इज़ यूज्ड इन कास्टिंग स्टोव्स, रेलवे स्लीपर्स में यूज़ होता है, गटर पाइप में यूज़ होता है, एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रोट आयरन और स्टील के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। एंड रोट आयरन जो रोट आयरन होता है वो यूज़ होता है मेकिंग एंकर्स, वायर्स, बोल्ट बनाने में, चेन बनाने में, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनाने में यूज़ होता है। स्टील के भी 3 टाइप, जैसे एलॉय स्टील जो कि अदर मेटल्स में ऐड कर दी जाती है, ऑप्टेन की जाती है जब अदर मेटल्स ऐड होते हैं इसमें। देन निकल स्टील जैसे यूज़ होता है केबल्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स पार्ट में। क्रोम स्टील यूज़ होता है कटिंग टूल्स में। अब समरी में आ जाते हैं। समरी में देखिए आखिरी में एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कहीं ना कहीं से बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो बॉक्साइड और क्रायोलाइट के फॉर्मूले Na3Al6। अब इसका जो कॉमन मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 डिजॉल्व इन मोल्टन Na3Lf6, जो हमने पढ़ा अभी कि Al2O3 में Lf को मिला दिया जाता है Na3Lf6 में। अब इसमें रिमार्क क्या होता है, फॉर द एक्सट्रैक्शन है गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है ना, ये हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। आयरन की बात कर ली, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 यूज़, ये कहाँ यूज़ हुआ था, ये याद हुआ था, याद करिए ब्लास्ट फर्नेस में, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पे हमने रिडक्शन किया था आयरन ऑक्साइड का थ्रू कार्बन मोनोक्साइड और कोक से।
टेम्परेचर लगभग 2170 केल्विन के आसपास रिक्वायर हुआ था। अब कॉपर की बात कर ले तो कॉपर पायराइड CuFeS2, कॉपर लैंस Cu2S, मेलेकाइड CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, कुपराइट Cu2O। अब ये क्या होता है, इसमें रोस्टिंग कर दी जाती है इनकी सल्फाइड ओर की, और इसके बाद इनका रिडक्शन कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि सेल्फ रिडक्शन होता है, एंड इसमें रिडक्शन होता है, बहुत इजीली रिडक्शन हो जाता है यहाँ पे। हम वहीं जिंक की बात कर लेते हैं, जैसे जिंक ब्लेंड या स्पेलराइट जिसका ZnS फॉर्मूला होता है, केलेमाइन ZnCO3, जिंकाइड ZnO। इसमें भी क्या होता है कि रोस्टिंग की जाती है, फॉलोड बाई इसमें फिर रिडक्शन होता है, और जो मेटल होता है वो प्यूरीफाई किया जा सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। हमने ये पढ़ ही लिया। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।